चैनल स्टडी विद दिव्या खुराना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रेंच की क्रांति। ये क्लास 9th का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी बार फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी आपको। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी इसका मेन रीज़न क्या था, एक राजा था लुईस 16, उसको पावर से हटाना। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन करने का मेन रीज़न था क्योंकि वहाँ के लोग मानते थे जो राजा है वो योग्य नहीं है यानी काबिल नहीं है एक राजा होने की। मैं इस रेवोल्यूशन को कंप्लीट फेलियर भी कह सकती हूँ क्योंकि रेवोल्यूशन हुई एक राजा को हटाने के लिए, लेकिन बाद में क्या था, इसी रेवोल्यूशन की वजह से एक और राजा क्या आ गया रेवोल्यूशन के बाद, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि पावर में आया। और इसके साथ साथ जो भी मैं आपको पॉइंट बताती रहूँगी उससे रिलेटेड, पॉइंट से रिलेटेड जो भी बात होगी, जो भी स्टोरी होगी वो मैं आपको बताती रहूँगी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो पहला पॉइंट है वो है रेवोल्यूशन बिगन इन जुलाई 14, 1789। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुई 14 जुलाई 1789 को और ख़त्म हुई लगभग 1799 में। यानी ये जो क्रांति थी, ये जो रेवोल्यूशन था, ये 1 से 1.5 साल तक चला। इसके बाद क्या था, ब्रोट नेपोलियन बोनापार्ट टू पावर। इस रेवोल्यूशन के एंड होने के बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट था क्या, वो पावर में आ गया। इन्होंने किस चीज़ को प्रमोट किया, मतलब मेन रीज़न क्या था ये होने का, एक तो था ही कि जो मोनार्ची सिस्टम था, जो राजा का शासन था, उसे ख़त्म करना चाहता था रेवोल्यूशन। बट ये क्या, एक इंडिपेंडेंस भी चाहता था। और ये क्या चाहता था भी, इनकी जो कंट्री है उसमें क्या हो, लिबर्टी हो, फेटर्निटी हो, इक्वालिटी हो। मतलब जो लोग हैं एकता समानता में रहे, सबके पास इक्वल राइट्स हों, इक्वल अधिकार हों, मतलब किसी तरह का भेदभाव ना हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बहुत सारे कॉजेज़ थे, यानी बहुत सारे कारण रहे थे। मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई लगभग 17th सेंचुरी के टाइम में स्टार्ट हुई, यानी 1600 के लगभग फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। जब ये धीरे धीरे, मतलब रेवोल्यूशन तो स्टार्ट नहीं हुई थी, मतलब कुछ ना कुछ चिंगारियाँ बढ़ती गई जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई। उस समय जो राजा था वहाँ का, वो था फ्रांस का किंग जो था लुईस 16। लुईस 16 किस डायनेस्टी से था, बर्बन डायनेस्टी से। ये एक बहुत अजीब तरह का शासन था। इसने ऐसी पॉलिसीज़ लाई कि इसने अपनी कंट्री को एक तरह से बर्बाद ही कर दिया था। लोगों का भी मानना था कि ये राजा बिल्कुल काबिल नहीं है। तो चलिए आगे जब हम पॉइंट्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताती रहूँगी कि ये राजा और इसकी पत्नी किस तरह से थे। जब ये लुईस 16 किंग बना तो ये 20 साल का था और 20 साल की उम्र में इसकी शादी की गई मैरी एटोर्नी से। जो मैरी एटोर्नी थी उसका मतलब जो नाम आता है सबसे अय्याश औरतों में आता है हिस्ट्री की, क्योंकि वो इतना पैसा उड़ाती थी, उसे बिल्कुल फिक्र नहीं थी मतलब हमारी कंट्री के लोग कैसे रह रहे हैं। तो उसकी भी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ ही जो सोशल इनइक्वालिटी थी उस समय, जैसे हम देखते हैं इंडिया में पुराने समय में क्या था, कैटेगरी में लोगों को बांटा हुआ था। भी ये शूद्र कैटेगरी के लोग हैं, ये वैश्य कैटेगरी के लोग हैं, ये निम्न, मतलब कैटेगरी वाइज बांटा हुआ था। इस 18th सेंचुरी का टाइम है, यहाँ पे भी क्या लोगों को कैटेगरी में बांटा हुआ है। फ्रेंच सोसाइटी के अंदर भी 3 तरह की कैटेगरीज हैं, द क्लर्गी, द नोबेलिटी, द थर्ड स्टेट। जो क्लर्गी थे उसमें कौन कौन आते थे, राजा, उनके मंत्री, वो सब किस कैटेगरी में आते थे, क्लर्गी की कैटेगरी में। नोबेलिटी की कैटेगरी में आते थे चर्च के प्रीस्ट, यानी जो भी रिलीजियस कामों से जुड़े हुए लोग हैं उनको नोबेलिटी की कैटेगरी में रखा जाता था। द थर्ड स्टेट में आते थे बिजनेस पीपल, मर्चेंट, पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस, यानी जो नॉर्मल काम करने वाले लोग थे, किसान वगैरह, तो उनको किस में रखा गया था, थर्ड स्टेट में रखा गया था। अब ये लोगों ने क्या सिस्टम कर रखा था, जो क्लर्गी और नोबेलिटी थे उनको जन्म से कुछ अधिकार दिए जाते थे, कुछ स्पेशल राइट्स होते थे, जैसे उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता था किसी भी तरह का। लेकिन जो सारा टैक्स था वो क्या करते थे, थर्ड स्टेट से लेते थे, जिनकी वजह से जो थर्ड स्टेट थी उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा। और जो थर्ड स्टेट ही है इसने ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की चिंगारी को आगे बढ़ाया और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वर्ल्ड में उस टाइम जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, मैक्सिमम जो कंट्रीज़ थी
वो क्या थी, मोनार्ची सिस्टम के अंडर थी, यानी हर कंट्री पे क्या एक राजा होता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्ट होने के बाद पूरी दुनिया में क्या है, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की चिंगारी भड़क गई थी। और उसके बाद जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए क्या है, कदम उठाने शुरू किए थे। जो थर्ड स्टेट थी उसमें चर्च क्या करती थी, टैक्स लेती थी, जिसे हम टाइथ कहते हैं। टाइथ मतलब क्या था, जो भी एग्रीकल्चर होता था, जो भी वो कमाई करते थे, उसका 1/10 पार्ट क्या उन्हें चर्च को देना पड़ता था। इसी तरह से क्लर्गी जो राजा था वो भी उनसे अलग अलग चीज़ों पे टैक्स लेता था। तो इससे क्या था, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया था थर्ड स्टेट पे। और जो पॉलिटिकल कॉजेज थे, सोशल इनइक्वालिटी थी, ये इसका रीज़न था। भी दो दो जो स्टेट थी उनको ज़्यादा पावर दे दी गई, और जो दो स्टेट थी उनको एक स्टेट को क्या कम पावर दी गई। इसकी वजह से थर्ड स्टेट थी वो काफ़ी एंग्री रहती थी क्लर्गी और नोबिलिटी से, क्योंकि जब भी ये आवाज़ उठाते कि हम पे अकेलों पे टैक्स क्यों हैं, ये दोनों मिलके क्या करते थे, अपने आप को राइट प्रूफ करते थे कि हमारे पास स्पेशल राइट्स हैं, हम टैक्स नहीं देंगे, सिर्फ थर्ड स्टेट को ही देना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज़ थे, काफ़ी सारे कॉजेज़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के। तो उनमें से जो पॉलिटिकल कॉजेज़ थे वो था, फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर फ्रीडम फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। जो फ्रांस था, फ्रांस के इस तरफ अमेरिकन कॉलोनीज थी, इधर ब्रिटेन था। जो अमेरिकन कॉलोनीज थी उस पर क्या ब्रिटेन का शासन था, ठीक है। तो फ्रांस ने क्या किया, अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की और उन्हें क्या ब्रिटेन से आज़ाद करवा दिया, उन्हें इंडिपेंडेंट करवा दिया। इस काम को करवाने में फ्रांस का क्या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया था, जिसकी वजह से जो फ्रांस है वो कर्जे में डूब गया था। जो फ्रांस पे डेट हो गया था, जो कर्जा हो गया था, वो लगभग 2 बिलियन का था। जो लैंडर्स थे उन्होंने क्या किया था, इंटरेस्ट 10% लेते थे। और जो फ्रांस की जो भी बजट बनता था फ्रांस का, उसमें ज़्यादातर वो क्या पैसा क्या इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही चला जाता था। तो अब क्या था, जो फ्रांस की सिस्टम था, आर्मी था, सब चीज़ को रेगुलेट करने के लिए पैसा कम बचता था फ्रांस की गवर्नमेंट के पास। तो फिर उनको बस एक ही स्टेट दिखाई देती थी, यानी थर्ड स्टेट। उन्होंने इन पे टैक्स बढ़ा दिया, मतलब हर तरह से जो भी उनको किसी को दबाना पड़ता था तो क्या करते थे, थर्ड स्टेट को दबाते थे। तो उन्होंने फिर से क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया, और क्या थर्ड स्टेट पे और ज़्यादा टैक्स बढ़ गया। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या आई, अब फ्रांस पहले ही कर्जे में डूबा हुआ था, ठीक है। तो उसकी पॉपुलेशन भी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी फ्रांस में। अब फ्रांस पहले ही कर्जे में है, टैक्स ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा हो रही है पॉपुलेशन के ज़्यादा होने की वजह से। और क्या चीज़ों की सप्लाई कम हो रही है, क्योंकि पैसा कम है, प्रोडक्शन कम हो रही है। लोगों के पास क्या खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, फूड की डिमांड बढ़ गई थी, सप्लाई कम थी। लोगों की वेजेस सेम थी, अब सेम वेजेस है, प्राइस बढ़ गए हैं चीज़ों के, मतलब उनको खाने को कुछ मिल नहीं पा रहा। तो लोग क्या बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे। ऐसे ही एक बार क्या हुआ था, जो लुई 16वां की वाइफ थी मैरी, वो क्या है रथ पे मतलब यात्रा कर रही थी, जैसे पुराने टाइम में होता ही था, राजा रानी जाते थे, तो वो रानी यात्रा कर रही थी। तो रास्ते में मतलब एक लेडीज़ आई, मतलब जिसने एक बच्चे को उठा रखा था, मतलब वैसे बताते हैं, अब रियलिटी यही है। तो वो लेडी बोला भी मुझे रोटी खानी है, रोटी खानी। तो मैरी ने क्या सोचा, जो लुई 16 की वाइफ थी, कि आज उसका ब्रेड खाने का, मतलब उस टाइम अलग अलग चीज़ें होती थी, ब्रेड, रोटी, जैसे अभी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो वो कहती मुझे रोटी खानी है, क्योंकि उनके पास रोटी खाने को ही नहीं थी। तो लुई 16वां की जो वाइफ थी मैरी, उसको क्या लगा कि वो जो लेडीज़ है वो क्या कह रही है कि मुझे रोटी खानी है, यानी वो ब्रेड खा खा के तंग आ चुकी है। तो रानी ने उससे क्या बोला कि तुम ब्रेड खा लो। तो इस चीज़ से क्या है, यहाँ से पता लगता है कि जो लुई 16 की वाइफ थी मैरी, उसको गरीबी पता ही नहीं थी होती क्या, ना वो उसकी कंडीशन देख के लेडीज़ की पता लगा पाई कि वो गरीब है, उसे खाने की ज़रूरत है। वो सिर्फ गरीबी, तो यानी उसको पता ही नहीं क्या होती है। इस बात से भी लोग बहुत ज़्यादा एंग्री हुए थे। स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, अब फिर क्या हुआ, जो मिडिल क्लास के लोग थे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते गए, वो एजुकेटेड पीपल बन गए और वेल्दी पीपल थे। उनमें से क्या 2 लोग सामने आए, जॉन लॉक और जीन जैक्वेस रोusseau। इन्होंने क्या अपने अपने विचार दिए। लॉक ने क्या कहा, रिफ्यूट किया डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन होता है भी
इसमें क्या माना जाता था डॉक्ट्राइन ऑफ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनना। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन में माना जाता था जो किंग है उसे गॉड ने ही मतलब ऐसा पैदा किया कि वो किंग होने के लिए पैदा हुआ है, उसके पास स्पेशल राइट रहेंगे, ये चीज़ इसमें मानी जाती थी। जो प्रीस्ट थे उनका ये माना जाता था कि मतलब गॉड ने उनको अपना मैसेंजर्स के रूप में भेजा है, तो वो उनके पास भी स्पेशल राइट रहेंगे, यानी कोई इस पे मतलब ऑब्जेक्शंस नहीं करता था भी बचपन से इन्हें राइट कैसे मिल गए। ठीक है, तो जो थर्ड स्टेट थी उसका क्या मानना था भी हमने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा तभी क्या हम इन सफरिंग से गुजर रहे हैं। इस चीज़ में डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन काम करता था भी जो किंग के पास स्पेशल राइट है वो गॉड की मर्जी से या वो पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि वो राजा बने। एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च, जो मोनार्च यानी राजा था उसके पास एब्सोल्यूट राइट नहीं होने चाहिए थे। जीन ने क्या कहा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है फ्रेंच की वो क्या डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, लोग होने चाहिए और उनके द्वारा एक चुना हुआ व्यक्ति होने चाहिए जो देश को चलाएगा। इस तरह के मतलब आवाज़ें उठने लगी। इमीडिएट कोज क्या थे, लुई 16, अब क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, लोगों में हड़तालें चलनी शुरू हो गई थी, तो लुई 16 भी घबरा गया अभी मेरा शासन चला ना जाए, तो उसने क्या किया, लुई 16 ने एक जनरल असेंबली बुलाई। कब बुलाई, 5 मई 1789 को। किस लिए बुलाई, न्यू टैक्स पॉलिसीज़ के लिए, यानी वो टैक्स पॉलिसीज़ में चेंज करना चाहता था। इसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तीनों में जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे इसके 300 लोग थे, जो थर्ड स्टेट थे इसके 600 लोग थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी प्रॉपर 300 नहीं थे, लगभग 300 से थोड़े कम लोग थे। तो जो थर्ड स्टेट थी उन्होंने क्या डिमांड की भी टैक्स पॉलिसी से जो भी आप रूल बना रहे हो सभी जो पर पर्सन पर वोट होना चाहिए, एक स्टेट का सिर्फ एक वोट होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था भी इनके ज़्यादा वोट बन रहे थे, तो राजा ने क्या किया, जो इनकी डिमांड थी यानी ईच स्टेट हैड ओनली 1 वोट, ये जो डिमांड की थी इन्होंने, राजा ने क्या इस डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया, इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। इस चीज़ से गुस्सा होकर जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो क्या प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब वो क्या गए, थर्ड स्टेट ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। 20 जून 1789 को वर्सलिस डिक्लेयर्ड देम सेल्फ एज ए नेशनल असेंबली, जो वर्सलिस की जगह थी, अब इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया तो किंग ने क्या किया था, इन्हें एक जगह पे लॉक कर दिया था। जो टेनिस कोर्ट था वर्सलिस का, वहाँ पे ये जब बंद थे तो इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम क्या नेशनल असेंबली है, हम एक स्वतंत्र, हम अपने खुद के रूल्स बनाएंगे और इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। यानी ये जो थर्ड स्टेट थी ये मिलकर राजा के अगेंस्ट हो गई थी। और किंग कौन था, लुई 16। यहाँ पे यानी वर्सलिस के टेनिस कोर्ट में इन्होंने अपने आप को क्या है नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें क्या है राजा की पावर्स लिमिटेड होगी। और इसको लीड किसने किया था, ये जो सभी कुछ चल रहा था, मिराब्यू नोबल था जो, और एबीसीएस जो एक प्रिस्ट था, इस चीज़ को क्या उन्होंने लीड किया। अब ये क्या एक आंदोलन चलता रहा, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब क्या हुआ भी फिर से दोबारा क्या हुआ, फूड क्राइसिस आ गई। फूड क्राइसिस चल ही रहा था, फूड क्राइसिस में कोई वो नहीं हो रहा था, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही थी, चीज़ों के दाम महंगे हो रहे थे। जो लोग थे उनको क्या पता लगा जो राजा है वो क्या है कुछ आर्मी को बुला रहा है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। तो लोगों ने क्या किया, बास्तिल के किले में, बास्तिल के किले को जाके तोड़ दिया। कब तोड़ा, जुलाई 14 को। एक बड़ी सारी भीड़ आई, जो लाठी डंडियाँ जो उन्हें मिले सब ने क्या किया, मिलके बास्तिल के किले को ही तोड़ दिया। क्योंकि उन्हें क्या था कि राजा अपनी एक आर्मी को बुलाएगा और क्या करेगा, फिर से जो अपनी पावर है उसको बढ़ा लेगा। सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, बहुत खून खराबा हुआ, बहुत जाने गई। ठीक है, थर्ड स्टेट की क्या बहुत ज़्यादा अपराइजिंग हो रही थी, थर्ड स्टेट पावर में आ रही थी, सारे लोग थर्ड स्टेट की सुन रहे थे, मान रहे थे। लोगों में भी जागरूकता आ गई थी कि ऐसा कुछ नहीं होता कि जन्म से ही राजा के पास कुछ पावर होती हैं, सभी लोगों के पास बराबर अधिकार होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को अब राजा ने जब क्या देखा कि लुई 16 ने कि अब तो मतलब थर्ड स्टेट की देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन क्या है थर्ड स्टेट की साइड हो गई है, तो राजा को भी लगा कि अब जो थर्ड स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस पर ध्यान देना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया किंग
लुइस 16 ने। फ्यूडल सिस्टम आ गया फ्रांस के अंदर। कब आया? अगस्त 4 1789 को। थर्ड स्टेट की सुन ली गई। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर दिया उन्होंने 1791 में। इस कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 17 आर्टिकल्स थे उस टाइम, अब तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया। उस टाइम जब बनाया गया था लगभग 17 आर्टिकल्स इसके अंदर थे। मोनार्च की पावर्स को लिमिटेड कर दिया गया। मोनार्च होता है राजा, राजा की पावर्स को लिमिटेड कर दिया गया। पावर्स को 3 पार्ट में बांट दिया गया, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन चली। बाद में इन्होंने क्या किया था, किंग 16 को क्या अरेस्ट कर लिया था, और अरेस्ट करने के बाद क्या किंग 16 और उसकी वाइफ को क्या मार दिया था इन्हीं जो थर्ड स्टेट के लोग थे। काफ़ी खून खराबा किया। अब इसमें एक स्टोरी बताती हूँ मैं कि इन्होंने जब किंग को मार दिया तो इनमें से एक व्यक्ति था जिसको यूँ डाउट रहता था। एक पॉलिसी आई यहाँ पे फ्रांस के अंदर, एक व्यक्ति था उसको हमेशा यूँ डाउट रहता था कि अगर कोई फिर से मोनार्ची सिस्टम ले आया तो उस पॉलिसी के अंदर इन्होंने क्या किया, जिस पे भी उनको डाउट होता था कि ये राजा वाले सिस्टम की सपोर्ट में है, मोनार्च सिस्टम की सपोर्ट में है, उसे ऑन द स्पॉट गोली से मार देते थे। ये नहीं कि वो व्यक्ति बोलता था कि मैं मोनार्च सिस्टम के, सिर्फ डाउट के बेस पे क्या उसे साथ के साथ मार दिया जाता था। तो इस वजह से क्या बहुत सारी जाने गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन के हम बारे में पढ़ते हैं, कॉजेज़ पढ़ते हैं, जो भी है, बट क्या है, निर्दोष लोगों की जाने गई। इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को मार दिया, जो भी प्रिस्ट भी काफ़ी मारे गए। ये क्या करते थे, मतलब जो पादरी वर्ग था, जो प्रिस्ट सेक्शन था, उनको क्या करते थे, मार के डंडों के ऊपर मतलब उनके सिर को लगा के पूरे शहर में घूमते थे। इतनी क्रूरता के लोग थे, काफ़ी मतलब वायलेंट लोग थे इस टाइम के, मतलब बहुत क्रूर लोग थे जो थर्ड स्टेट के थे। जब नहीं उठे तब तो नहीं उठे, लेकिन जब ये उठे तब इन्होंने इतनी जाने ली, इतनी जाने ली कि जो पूरा फ्रांस था वो खून से लथपथ हो गया था। चलो वो बाद की स्टोरी की बात है, कभी स्टोरी आपको बताएंगे पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो क्या हुआ देखो, उनका कॉन्स्टिट्यूशन आया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, पॉलिटिकल राइट्स थे, सिर्फ रिच सेक्शन को थे, मतलब कुछ ही लोगों को राइट्स मिले हुए थे। अब यहाँ पे क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म हो जाती है जब राजा और उसकी रानी को मार दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक। मोनार्ची सिस्टम खत्म हो जाता है और एक आज़ाद देश बन जाता है। मोनार्ची सिस्टम खत्म होता है 10 अगस्त 1792 को। किंग को बंदी बना लिया जाता है और उस बाद में क्या, उसे मार दिया जाता है। रिपब्लिक कब बनता है, 31 सितंबर 1792 को फ्रांस अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देता है। अभी भी क्या है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इलेक्शन होते थे, एक व्यक्ति चुना जाता था और वो क्या, रिप्रेजेंटेटिव होता था। इलेक्शन होते थे, इक्वल राइट्स थे सबके पास। लेकिन क्या, वुमेंस को अभी भी वोट करने का राइट नहीं था। जो वुमेन्स है, राइट टू वोट मिला, यानी उन्हें वोट करने का अधिकार मिला 1946 में। स्लेवरी थोड़ी बहुत थी फ्रांस में अभी भी, जो स्लेवरी ख़त्म हुई, यानी इस फ्रांस से लोगों को भेजा जाता था दास बना के, वो ख़त्म हुई थी 1848 में। 1804 में बाद में क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के ख़त्म होने के बाद, यानी यहाँ पे किंग को होस्टेज करके मतलब बंदी बना के ख़त्म कर दिया गया। 1792 में रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ। लेकिन लगभग कुछ 8 सालों बाद, यानी कुछ सालों बाद 1804 में क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट क्या एम्परर बन गया फ्रांस का। क्योंकि जो फ्रांस था वही खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। उसके आसपास के जो भी किंग थे, जो भी कंट्रीज़ थी, वो क्या है, किंग के अंडर आती थी, एक मोनार्ची सिस्टम के अंदर आती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ के राजा को यूँ था भी यहाँ रिपब्लिक रहेगा, कहीं हमारे देश के लोग क्या ऐसा कुछ ना करते। सॉरी। तो क्या है, यहाँ से ही नेपोलियन बोनापार्ट गया और वो क्या, फ्रांस का एम्परर बन गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत अच्छे कदम उठाए। उसने क्या, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला रूल लाया, यूनिफॉर्म सिस्टम लाया वेट और मेजर्स का, प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम, ये चीज़ आई। तो लास्ट और एंड की बात ये है कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक फेलियर कह सकते हैं, क्योंकि मोनार्च सिस्टम को हटाने के लिए क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई उसके बाद कुछ सालों बाद ही क्या दोबारा एक मोनार्च यहाँ पे आ गया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक तरह का फेलियर रहा। जो 3 इम्पोर्टेंट वर्ड निकल के आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, वो है लिबर्टी, फैटर्निटी और इक्वालिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन वर्ड्स का जिक्र किया गया है, और ये वर्ड क्या बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इन वर्ड्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी यूज़ किया गया है। जो असेंबली होती थी इनकी,
वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रही थी। और भी जो इससे रिलेटेड फैक्ट हैं वो आपको मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को दबा लेना ताकि जो आने वाली ऑसम वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।